तो चाहे तुम हो या मैं, हम जो भी सोचते हैं करते हैं, यानी हमारा जो डिसीजन होता है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है एक खास तरह के आइडियोलॉजी से, जिसे यार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे डालता है ये पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में तो हालत इतना बुरा है कि 90% पॉपुलेशन जाने अनजाने में इन पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजी को ही फॉलो करता है। कुछ चुनिंदा 10% ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझता है और इन चीज़ों से दूर रहता है और कोशिश ये करता है कि एक अपना ओपिनियन बनाए, अपना थॉट प्रोसेस लाए और चीज़ों को जैसा है वैसे समझे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखना है और इनका आइडियोलॉजी को समझना है। और यार पता है तेरे भाई का तो सीन क्या रहेगा, जितना हो सके यार रोस्ट करेंगे इन पार्टीज को। तो यार पेटी बांध लो अपना और कर दे अपना कार्यक्रम स्टार्ट। तो सबसे पहले यार ये पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है? एक ग्रुप जो इलेक्शन लड़ता है और कोशिश करता है गवर्नमेंट बनाने का, उसी को तुम कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी। कोई हारता है कोई जीतता है वो अलग बात है। हर पार्टी का कोशिश ये रहता है कि चलो यार इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। फिर यार इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में क्या क्या चीज़ें कॉमन दिखा जाता है? तो इन सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में तुम्हें 3 चीज़ें कॉमन दिखेगा। पहला, कुछ लीडर होगा जो कि पार्टी में क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद कुछ एक्टिव मेंबर होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, जिनका सिंपल सा काम ये रहता है जो भी पार्टी का आइडियोलॉजी है वो आम लोगों तक पहुंचाए और बताए कि देखो हमारा पार्टी ऐसा ऐसा चीज़ें तुम लोगों के लिए करना चाहता है, तो वोट यार हमें ही देना। और आखिर में यार फॉलोअर्स, समझ रहे हो, जो इस पार्टी को सपोर्ट करता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये पॉलिटिकल पार्टी करता क्या है, फंक्शन क्या है इनका? तो देखो पहला फंक्शन है इलेक्शन लड़ता है, सबको पता है। अब जब इलेक्शन लड़ेगा तो गवर्नमेंट भी बनाएगा, जहाँ वो कई तरह के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करता है आम लोगों के लिए, जिससे कि आम लोगों को मदद मिल सके। इसके अलावा यार पॉलिटिकल पार्टीज कानून भी बनाते हैं हम लोगों के लिए, ऑब्वियस सा बात है। और आखिरी चीज़ देखो, जो जीत गया ठीक है, और जो हारा है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है एज ए ऑपोजिशन। क्योंकि देखो जो जीता है उसका गुंडागर्दी ना हो, इसके लिए हमें ज़रूरी है ऑपोजिशन का। अब देखो इसके बाद ये सवाल सब लोगों का फेवरेट है, क्या सही में हमें पॉलिटिकल पार्टीज का ज़रूरत है? अगर है तो क्यों है, तो जान लेते हैं। मान लो कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ना होते तो यार ये डेमोक्रेसी भी नहीं होता। फिर अब बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई चाहिए। देखो और भी रीज़न बता रहा हूँ। अब मान लो फिर से पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है, अब क्या होगा? जब इलेक्शन होगा तो जो भी इलेक्शन लड़ने आया हुआ कैंडिडेट होगा वो अपने लिए लड़ेगा इलेक्शन, इंडिपेंडेंटली। सेल्फिश होगा वो, होगा कि नहीं होगा बताओ? अपने लिए लड़ रहा है ना, इंडिपेंडेंट। अब इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? उस कैंडिडेट का बस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा जहाँ से उसने इलेक्शन लड़ा है, यानी कि उसके कंस्टिट्यूएंसी से। इसका मतलब यही होगा कि अगर कंट्री की भलाई के लिए कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, सब लोग एक तरीके से नहीं सोचेगा, सब अपने अपने थॉट्स होगा और अपने अपने फ़ायदे के लिए सोचेगा। और आखिरी चीज़, जब इतना कुछ हो ही रहा होगा तो कौन यार कंट्री के बारे में सोचेगा? सब अपने बारे में सोचेंगे। तो बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज? चाहिए भाई, ज़रूरी है। और इसी से एक अगला सवाल, रोल ऑफ अपोजिशन। देखो इलेक्शन होने के बाद जो जीतता है वो तो पता है गवर्नमेंट बनाता है, 5 साल अपना सिक्योर कर लिया उसने। जो आम लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो जाता है अपोजिशन पार्टी के ऊपर। गवर्नमेंट सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब का जिम्मेदारी होता है अपोजिशन पार्टी के ऊपर। देखो अपोजिशन पार्टी ना गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज़ होता है उसे क्रिटिसाइज़ कर सकता है, बट जेन्युइनली वो गलत होना पड़ेगा तब। ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ भी किया और हम तो क्रिटिसाइज ही करेंगे, जैसे इस समय इंडिया में हो रहा है। गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, ऑपोजिशन यार क्रिटिसाइज ही करेगा, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिसीजन यार पब्लिक के इंटरेस्ट पे है, यानी कि आम लोगों के फ़ायदे के लिए होता है, उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बट जहाँ तुम्हें दिखे कि यहाँ आम लोगों के साथ गलत हो रहा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तब तुम्हें आवाज़ उठाना है। यही पहचान होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का। और यार हमें ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का। बात करो तो भाई साहब इंडिया का तो क्या ही बताए भाई। एक है हमारा राहुल गांधी, ऐसा मशीन बनाने का बात कर रहा है। एक तरफ से आलू घुसाओगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। बताओ यार। अब तुमने यार इतना तो समझ ही लिया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है। अब सवाल उठता है एक कंट्री के अंदर में कितने पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। अब मैं अगर बात करूँ चाइना का, जहाँ 1 पार्टी सिस्टम चलता है,
वहाँ क्या होता है, एक ही पार्टी के हाथ में पूरा पावर होता है, और ऐसे जो सिस्टम होता है उसे तुम कह सकते हो ये एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है। फिर अगर हम बात करें यूके और यूएसए का, तो वहाँ चलता है 2 पार्टी सिस्टम, जहाँ यार क्या होगा, 2 पार्टीज ही होगा और दोनों ही कभी ये जीतेगा कभी वो जीतेगा। और देखो 2 पार्टी सिस्टम का थोड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट होता है। 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट आ गया तो बस आ गया, अब अगला साल जब लोगों को ये पसंद नहीं आएगा तो दूसरे पार्टी को बना देगा। तो इस तरीके से एक्सचेंज करते रहते वो लोग। बट अगर मैं बात करूँ इंडिया जैसे कंट्रीज़ का, जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में कई सारे पार्टियाँ हैं और हर एक पार्टी का जीतने का चांसेस बराबर होता है। बराबर होता है बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब इतने सारे पार्टीज है तो लोग भी अलग अलग लोगों को वोट देते हैं, जिसके वजह से कंट्री के अंदर में कोई एक सिंगल पार्टी नहीं आता है जो कि देश को चला पाए। तो क्या होता है, जो भी पार्टीज होते हैं वो अलायंसेस फॉर्म करते हैं। तो यही पे एक कॉन्सेप्ट आता है कोलिजन गवर्नमेंट का। यहाँ में क्या होता है कि कई सारे पार्टीज होता है, वो एक ग्रुप बना लेगा और फिर यही मिलके एक गवर्नमेंट बनाएगा। अब यहाँ जो है कंट्री के अंदर में इनस्टेबिलिटी बना रहता है, कोई एक पार्टी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पार्टीज एक साथ आके गवर्नमेंट बनाता है। और जब ऐसा होता है तो अगर मान लो कोई पार्टी को कोई डिसीजन पसंद नहीं आया और उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो साथ साथ गवर्नमेंट गिर जाएगा, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत ही बुरा है। दो इंडिया के साथ तो सीन कुछ ऐसा है, जो हमारे नेहरू जी के समय पे था, तब इंडिया बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि एक ही सिंगल पार्टी हुआ करता था नेहरू जी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही पावरफुल भाई साहब, जो भी डिसीजन लेना होगा खुद ही लेंगे। कंट्री अच्छा चल रहा था उस समय। बट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पार्टी सिमर्ज होता है और कोलिजन एरा शुरू होता है, जिसके बाद यार कंट्री कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहा था हमारा। बट फाइनली 2014 एक नया गवर्नमेंट चुन के आता है, जिसके बाद बहुत पावर था। अब यार क्या है कि हमें अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो हम आसानी से ले सकते हैं। अब फिर यार बात करते हैं इलेक्शन कमीशन का। अब इससे यार मेरा यार ठरकी प्रिंसिपल का याद आ गया मुझे। बताओ क्या कहे उनके बारे में। जब भी यार ऑफिस रूम में जाता था ना मैं, कोई कांड करने के बाद, ऑब्वियस सा बात है, तो भाई साहब सेल्फ रेस्पेक्ट का ना माँ बहन हो जाता था। मतलब यार देखो, अगर प्रिंसिपल ऑफिस में कोई लड़की गई ना, तो उनके साथ तो भाई बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता था। बट वहीं पे अगर कोई लड़का गया ना भाई, उसका इज्जत क्या होता है भाई, सेल्फ रेस्पेक्ट नामक क्या चीज़ भाई, ये शब्द कहाँ से आया है भाई? नहीं होता भाई, कोई ऐसा सेल्फ रेस्पेक्ट नामक कोई चीज़ ही नहीं होता भाई। तुम कुत्ते हो, और भाई प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हारे साथ होना है घनघोर बेइज्जती, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और वहीं पे लड़कियों को पता नहीं इतने प्यार से क्यों समझाया जाता था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई साहब। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। खैर यार, इलेक्शन कमीशन पे आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, बेसिकली कंट्री के अंदर में इलेक्शन करवाता है। तो जब इलेक्शन करवा रहा होता है ना, तो पार्टीज को वो क्लासीफाई करता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज पे, और एक क्राइटेरिया फिक्स करता है कि अगर तुम्हें नेशनल पार्टी बनना है तो तुम्हें ये चीज़ करना पड़ेगा, और अगर स्टेट पार्टी तो इसके लिए ये चीज़ है। अब ये क्या है देख लेते हैं। तो अगर तुम्हें नेशनल पार्टी बनना है तो एटलीस्ट 6% सीट्स तुम्हें जीतना पड़ेगा लोकसभा इलेक्शन पे। और अगर मान लो तुम्हारा किस्मत खराब रहता है, तुम नहीं जीत पाते, तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि चलो यार तुम 6% सीट्स लोकसभा में नहीं जीत पाए, तो यार तुम्हें एटलीस्ट 4 स्टेट्स में तो 6% सीट्स जीतना ही पड़ेगा। तो ये है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि तुम्हारा पार्टी एटलीस्ट 4 सीट तो जीते लोकसभा इलेक्शन में। अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो तुम्हें हम नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर देंगे, और अगर नहीं होता है ना तो भाई तुम बस भोसड़ी का भाई रुक जा। फिर यार स्टेट पार्टी, जिसे यार हम रीजनल पार्टी भी कहते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है यार कहने में, तो तुम लोग भी यार रीजनल पार्टी कहना, और आगे से मैं भी यही कहूँगा। तो जो रीजनल पार्टीज होता है उन्हें एटलीस्ट 6% वोट्स मिलना चाहिए अपने जो स्टेट इलेक्शन में, तब हम उन्हें कहेंगे ये है रीजनल पार्टी। इसके अलावा एटलीस्ट 2 सीट तो जीतो ही भाई इलेक्शन में। अगर एक भी सीट नहीं जीते तुम क्या के पार्टी भाई, बताओ। तो खैर ये तो था पार्टीज़ के बारे में, जो कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेट पार्टी होगा, कौन सा नेशनल पार्टी होगा। बट जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ना, वो है नेशनल पार्टीज़। तो इंडिया के अंदर में टोटल 7 नेशनल पार्टीज़ है, तो इन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, 3 चीज़ें जान लो। जब भी तुम किसी पार्टी के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें इन 3 चीज़ों को लिख के आना है। पहला, उस पार्टी का सिंबल क्या है, वो पार्टी कब बना था, और वो पार्टी किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। बस ये 3 चीज़ें तुम्हें याद रखना है और ये चैप्टर ख़त्म भाई। कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में इसके अलावा। जैसे हम पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिन्हें हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं,
जिनका यह सिंबल जो है हाथ है, और ये बना था 1885 को। और ये पार्टी प्रमोट करता है सेकुलरिज्म को और वेलफेयर को, हम लोगों का भला करेंगे और रिलीजन को भी बराबर रेस्पेक्ट देंगे। ये है इस पार्टी का आइडियोलॉजी। इसके बाद इसी पार्टी से ना टूट के और एक पार्टी बनता है जिसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसका सिंबल है क्लॉक। ये पार्टी कांग्रेस से टूटता है 1999 को, और इस पार्टी का जो विचार है यानी कि आइडियोलॉजी जो है वो कुछ ऐसा है कि ये पार्टी प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को और गांधीयन सेकुलरिज्म को। देखो सेकुलरिज्म अलग है, गांधीयन सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है, इसके बारे में किसी और दिन हम बात करेंगे, बट आज के लिए इतना समझ लो। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, जिसका सिंबल यार लोटस है। ये बना था 1980 को। तो इस पार्टी का क्या मानना है? ये पार्टी प्रमोट करता है कल्चरल नेशनलिज्म को, सिंपली बोलो तो हिंदुत्व। अब यार तुम मुझे बताओ यार, ये हिंदुत्व क्या चीज़ होता है? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों का इस टॉपिक पे कितना अंडरस्टैंडिंग है। पॉलिटिकल मुद्दा से मत बताना प्लीज़, ये न्यूज़ में देखते हुए चीज़ों को बिल्कुल मत बताना। बढ़ते हम अगले पार्टी की ओर, बहुजन समाज पार्टी, जिसका सिंबल है एलिफेंट, जो कि बना था 1948 को। और इसका जो मानना है कि देखो जो बहुजन समाज है यानी कि दलित, आदिवासी, ओबीसीज, इन लोगों को भी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसलिए इस पार्टी को बनाया गया कि हम आवाज़ उठाएंगे इन बहुजन समाज के लिए। तुम ऐसे समझ लो यार, ये पार्टी बना था ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है, जो गरीब पिछड़े हुए, समझ रहे हो तुम बात। इसके बाद तुम लोगों को तो पता ही है, रशिया में रशियन रेवोल्यूशन के बाद आता है कम्युनिज्म। तो इसी से इंस्पायर्ड होके इंडिया में बनता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनका सिंबल यार अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से है, एयर्स ऑफ द कॉर्न एंड सिकल्स। हिंदी में बोलो तो यार जो मक्के का वो कुछ होता है ना ऊपर वाला हिस्सा, इसके साथ साथ अजीब टाइप का चाकू होता है, कुछ होता है भाई, समझ रहे हो, जो कि बना था 1925 को। और इसका जो बिलीव है कि कम्युनिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी के ऊपर। अब देखो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये 1964 को टूट जाता है फिर, और एक नया पार्टी बनता है जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इनका जो सिंबल होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ में यार हैमर, सिकल्स और स्टार का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ये पार्टी बनता है 1964 को सीपीआई से अलग होके। अब इसके पीछे कहानी है कि कैसे ये अलग हुआ। तो 1962 में चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच जो वॉर, तो ये जो सीपीआई है इसके अंदर में कुछ लोग यार चाइना को सपोर्ट कर रहे थे कि यार जो भी किया ना चाइना ने अटैक करके इंडिया पे, सही किया। तो इसके वजह से यार पार्टी के अंदर ही कुछ सीन क्रिएट होने लग गया। तो फिर बनता है हमारा ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो कि था प्रो चाइना उस समय। क्या ही बताया इसके बारे में, इंडिया में रह के भाई साहब आप चाइना को सपोर्ट करो, बहुत बढ़िया है, और आप फिर भी नेशनल पार्टी हो इंडिया का। बताओ चूतिए हम लोग हैं जो ऐसे पार्टी को वोट देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके बाद बात करता हूँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे हम टीएमसी भी कहते हैं, जिसका सिंबल है फ्लावर और ग्रास, जो कि बना था 1998 को। इनका भी मानना वही है, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के ऊपर। तो ये कुछ पार्टीज थे जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है, जिसे तुम नेशनल पार्टीज कह सकते हो। इसके अलावा स्टेट पार्टीज है, जैसे कि यार शिवसेना देखो स्टेट पार्टी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी कई सारे पार्टीज है, तो ये काम मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। सीधा कमेंट पे जाओ और अपने स्टेट पे कौन सा रीजनल पार्टी है वो मुझे तुम बताओगे। अब अगला चीज़ यार कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनके अंदर में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, यानी तुम कह लो चैलेंजेस क्या क्या है। तो पहला देखो, ये पार्टीज कहते तो है कि हमारे बिना तो डेमोक्रेसी नहीं है, बट सच में बताओ तो इनके अंदर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ ही लोग पूरा पार्टी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि किसी तरीके से भी डेमोक्रेसी का सिग्नल तो मुझे नहीं दे रहा। इसके बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हमें देखने मिलता है डायनेस्टिक सक्सेशन। तुम कह लो यार जो ये नेपोटिज्म होता है ना, जहाँ क्या करते हैं हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ही डोमिनेट कराते हैं पार्टी में। जो भी पार्टी के अंदर में डिसीजन लिया जाएगा वो यार कुछ फैमिलीज़ के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। बुरा मत मानना यार, जैसे हमारा कांग्रेस जो है ना वो एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। इसके अलावा देखो यार मनी और मसल पावर का भी इस्तेमाल इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी करते हैं, ये चीज़ सबको पता है। और आखिरी चीज़, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये सारे के सारे पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं भाई साहब, सीधी बात है। मतलब देखो तुम किसी पार्टी को इसलिए वोट दे रहे हो कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी पे तुम्हें बिलीव है, बट मान लो कि वो इलेक्शन जीतने के लिए अपने आइडियोलॉजी को कहीं और छोड़ के
बस पावर के पीछे भागता है। तो ये तो फिर क्या बात हुआ बताओ, तुम पब्लिक को चूतिया ही बना रहे हो। तो जो इतने सारे प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में, इन सब को सुधारने के लिए इंडिया के अंदर में 3 रिफॉर्म्स लाया गया। पहला यार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, जिसके अंदर में एक कानून लाया गया जिसका नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ। इस कानून में सिंपली इतना लिखा था, अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है एक पार्टी की तरफ से तो फिर वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अब जब ये कानून भी काफ़ी नहीं था तो फिर सुप्रीम कोर्ट आता है हमारा। सुप्रीम कोर्ट कहता है यार चलो हम कुछ करते हैं कार्यक्रम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अपना ऑर्डर लेके आता है कि आज से ये मैंडेटरी है, सारी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहता है कि तुम्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा जहाँ में तुम डिटेल बताओगे कि तुम्हारे पास कितना प्रॉपर्टीज़ है और तुम्हारे ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि तुम कितने बड़े झंडू हो। वरना यार पोस्टर पे तो सभी कूल दिखते हैं, रियलिटी क्या है वो तो ऐसे ही पता चलेगा ना। और जब ये भी कम लग रहा था तो फिर हमारा इलेक्शन कमीशन आता है और कहता है हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। जब सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये कंपलसरी था कि वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही इलेक्शन करवाए, मतलब तुम कह सकते हो पार्टी के अंदर में एक तरीके का डेमोक्रेसी लाए और साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, यानी कि कौन कितना कमाता है भाई साहब वो चीज़ हमें आके दिखाओ। मतलब ऐसा ना हो कल तक तो तुम रहते थे बस भाड़े के घर पे और यार इलेक्शन जीतने के 5 साल बाद तुमने यार 100 बीघा ज़मीन खरीद लिया। अब देखो ये जो 3 रिफॉर्म्स है ये तो हमने किया, बट हमें और क्या क्या करना चाहिए। हमें यार एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए। इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्हें ये कंपलसरी कर दे कि एटलीस्ट कुछ टिकट जो है वो वुमेन्स को भी दो। और आखिरी चीज़ देखो, इलेक्शन करवाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करता है, अंधा पैसा खर्चा करता है। अब ये पैसा आता कहाँ से ये बस वही जानते हैं, और हम भी जानते हैं यार, ऐसा नहीं है, सब जानते हैं हम, अंदर की बात है बट जानते हैं। चच्चा हमारे विधायक है भाई, सब पता है हमें। तो यार तुम्हें पता है कि जो भी होता है ये गलत है, ऐसा ना हो इसलिए यार कहा गया ऐसा कि गवर्नमेंट को एक ऐसा फंड तैयार करना चाहिए जो कि इलेक्शन में हर पार्टी को पैसा देगा कि भाई देखो तुम्हें इलेक्शन पे इतना ही रुपया खर्चा करना है। 1 रुपये पे अगर ज़्यादा खर्चा किया ना भाई तो फिर देख लेना, फिर जो करना है हम करेंगे फिर। तो आई गेस मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया भाई लोग। चैप्टर थोड़ा बोरिंग था, लेंदी भी था, बट था तो था, अब क्या कर सकते हैं। लगता है ये मुझे तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो यार इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ लेना। इसके अलावा बस तुम लोगों से इतना ही कहना है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं।